we are going to discuss a very prominent topics for the biomass pellet industries, that is the emerging needs for the biomass pellet sectors, how to frame financial plannings and survival strategy in the first year operation of the biomass pellet manufacturers. फर्स्ट ईयर का रोड मैप हम क्या प्लान करें ताकि हम सक्सेसफुली बायोमास पैलेट जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है उसको ऑपरेट कर पाएं, या इस सेक्टर में जो भी हम बिजनेस प्लान कर रहे हैं क्या ऐसी स्ट्रेटजी हम ऑप्ट करें ताकि हमें सेल्स के चैलेंज ना हो, हमें रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट के चैलेंज ना हो, मशीनरी के चैलेंज ना हो, वर्किंग कैपिटल और कैपेक्स मैनेज को करने का चैलेंज ना हो, बैंकिंग के चैलेंज ना हो। ऐसे हमारे व्यूवर्स की फ्रॉम लास्ट 1 ईयर्स बहुत सारे ऐसे चैलेंज फेस हो रहे हैं कि कैसे अगर उनको बायोमास पैलेट के टेंडर ना मिले तो कैसे वो अपनी सेल्स प्लानिंग करें। तो ऐसे एमर्जिंग चैलेंज जो हमारे व्यूवर्स को फेस हो रहे हैं, ऑडियंस को फेस हो रहे हैं, उसी के कॉन्टेक्स्ट में आज हम ये वेबिनार रख रहे हैं। ये एक म्यूचुअल प्लेटफॉर्म्स हैं, आप सभी के सजेशंस इस पे इनवाइटेड रहेंगे ताकि हम सब मिल के जो बायोमास पैलेट्स है, ये जो इंडस्ट्रीज हैं, इसकी जो ग्रूमिंग्स हैं, इसमें जो डिमांड प्रोस्पेक्टिव्स हैं, अपने आसपास के चैलेंज को मीट आउट करते हुए सक्सेसफुली राइट बिजनेस मॉडलिंग करते हुए हम सब्सिडी लाभ लेते हुए इस बिजनेस को ऑपरेट करें। नाउ वी आर मूविंग ऑन आवर वेबिनार्स। जितने भी व्यूवर्स हैं आप सभी से रिक्वेस्ट, आप स्टेबल हो जाएं अपने सीट्स पर। पूरा कंटेंट्स आफ्टर वेबिनार हम आपके साथ शेयर करेंगे, पूरे वेबिनार की रिकॉर्डिंग्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप ऐसा कोई हरी मूवमेंट्स में ना रहिएगा, आराम से रिलैक्स होकर बैठिएगा ताकि अगला जो 30 से 40 मिनट का जो हमारा कंटेंट्स है वो आप अच्छे से सुन पाएं। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशंस भी लेंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज का हमारा जो वेबिनार का टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग्स एंड सर्वाइवल स्ट्रेटजी फॉर बायोमास पैलेट प्रोजेक्ट्स फर्स्ट ईयर रोड मैप्स, यानी पहले साल में हम कैसे अपने प्रोजेक्ट्स में अपने फाइनेंस को स्ट्रक्चर करें, कैश फ्लो को कंट्रोल करें, कैसे हम हमारे ऑपरेशन को सस्टेन करें। ये जो पहले 12 महीने हैं, फर्स्ट 12 मंथ है, फर्स्ट ईयर जो ऑपरेशंस हैं, इसके जो चैलेंज है उसको हम कैसे फेस करें, इस ऑब्जेक्ट को लेके वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू इन दिस वेबिनार। इस वेबिनार में हम आपके साथ 20 ऐसी फाइनेंशियल एंड सर्वाइवल स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जिसका लाभ आप अपने बिजनेस में ले पाएंगे। ये जो 20 स्ट्रेटजीज हैं, ये राइट बिजनेस मॉडलिंग के साथ शुरुआत होगी, लैंड स्ट्रेटजी के साथ शुरुआत होगी, आपका स्मार्ट मशीनरी प्रोक्योरमेंट्स कैसे आप प्लान करें, कैसे आप ओवर इंजीनियरिंग और गोल्ड प्लेटिंग्स को रोकें, कैसे बैंक लोन को स्ट्रक्चर करें, राइट असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल्स क्या रहेगी, रॉ मटेरियल के प्रोक्योरमेंट मॉडल क्या रहेंगे जिससे आपका रिस्क और कॉस्ट एनालिसिस हम करेंगे, इन्वेंट्री लॉस का कंट्रोल कैसे करें, प्रोक्योरमेंट टीम और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे प्लान करें, रॉ मटेरियल की प्राइस हेजिंग कैसे करें, सेल्स प्लानिंग कैसे करें बिफोर प्रोडक्शन स्टार्ट, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड आफ्टर द प्रोडक्शन, हाउ यू मैनेज योर सेल्स प्लानिंग, सब्सिडी और इंसेंटिव प्लानिंग कैसे करें ताकि कैश फ्लो का बूस्टअप हो आपको, कैसे प्लांट की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को फोकस करें, सर्वाइवल रिजर्व्स कैसे प्लान करें, क्या पावर कॉस्ट स्ट्रेटजी रहेगी, वर्किंग कैपिटल का लाइन बफर कैसे मैनेज करें, क्रेडिट पॉलिसी कैसे डिसिप्लिन करें, पैरेलल रेवेन्यू स्ट्रीम्स कैसे जनरेट करें, क्या प्राइसिंग स्ट्रेटजी आप ऑप्ट करें और कैसे अर्ली रिस्ट्रक्चरिंग रेडीनेस आप रखें। ऐसे 20 स्ट्रेटजीज 20 स्ट्रेटजीज को हम डिटेल्स में आपके साथ आगे वेबिनार में डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी नए बायोमास पैलेट मैन्युफैक्चरर्स बनने जा रहे हैं या ऑलरेडी आप बायोमास पैलेटाइजेशन कर रहे हैं, कैसे आप अपने प्रोजेक्ट्स में फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग करें, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करें, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करें, प्रोक्योरमेंट कैसे करें, सेल्स टाइप्स कैसे प्लान करें और कैसे सब्सिडी प्लानिंग करें ताकि आप अपना स्मूथ सर्वाइवल्स
और स्केलेबिलिटीज ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर आप मेंटेन कर पाए। KIP एज ए स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल्स एंड सब्सिडी एक्सपर्ट्स के नाते आपके साथ बायोमास पैलेट सेक्टर में काम कर रही है। तो आप कंटिन्यू अगर बायोमास सेक्टर्स की डीप अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाह रहे हैं, आप इस बिजनेस के लिए नए हैं, तो भी ये वेबिनार आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। यदि आप नए बायोमास पैलेट एंटरप्रेन्योर हैं, यदि आप एग्जिस्टिंग हैं और आप ऑलरेडी ऑपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, एक्सपेंशंस का प्लान कर रहे हैं, तो भी इसके अंदर जो 20 स्ट्रेटजीज हम आपके साथ शेयर करेंगे, दैट इज गोइंग टू बिकम मोर फ्रूटफुल फॉर योर बिजनेस। यदि आप इन्वेस्टर हैं या प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं, यू आर लुकिंग ए न्यू इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, तो भी ये वेबिनार्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि आपको पता चलेगा एज ए इन्वेस्टर्स यदि आप इस बिजनेस में जाना चाह रहे हैं तो क्या की चैलेंज है, ताकि अकॉर्डिंगली आप अपना प्रोजेक्ट प्लान कर पाए। यदि आप बैंकर हैं या NBFC प्रोफेशनल्स हैं, ऐसे प्रोजेक्ट की फंडिंग को करते हैं, तो कैसे आप ऐसे सेक्टर्स में आने वाले जो न्यू कमर्स हैं, कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज का लाभ लेके आप इजी बैंक फाइनेंस बायोमास पैलेट मैन्युफैक्चर को कर पाएं। तो यदि आप बैंकिंग लाइन से भी जुड़े हुए हैं, तो भी आपके लिए वेबिनार बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। इसके साथ साथ यदि आप EPC कंपनी है या मशीनरी वेंडर्स हैं, बायोमास सेक्टर्स के जो मशीनरी कंपोनेंट्स के सप्लायर हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा एक कॉन्टेक्ट जो है इसमें रहेगा। कंटेंट हमने प्लांट एंड मशीनरी का भी इसमें सिंक किया है, ताकि कैसे आप बायोमास पैलेट मैन्युफैक्चरिंग के कैपेक्स को यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। यदि आप बायोमास या पैलेट के एग्रीगेटर्स हैं, तो भी आपको इस वेबिनार को ध्यान से सुनना चाहिए, ताकि आप भी इस इंडस्ट्रीज के जितने भी बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको कैसे आप अपना सहयोग दे पाएंगे, क्योंकि आप लोगों का बीइंग एन एग्रीगेटर्स बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। स्टार्ट विद आवर फर्स्ट फाइनेंशियल्स एंड सर्वाइवल स्ट्रेटजीज। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। और पहले इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज, राइट बिजनेस मॉडलिंग्स। बहुत सारे बिजनेसमैन अपने बिजनेस की मॉडलिंग ही गलत कर पाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, बाद में उनको अफसोस होता है कि अगर वो इस तरीके से मॉडलिंग करते तो इनका ये लॉस नहीं होता या ये बेनिफिट उनका हो जाता। राइट बिजनेस मॉडलिंग, कैसे आप अपनी एंटिटीज का लीगल रजिस्ट्रेशन इंश्योर करें, स्ट्रक्चरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स फॉर बैंकेबिलिटीज फॉर अवेलिंग इजी बैंक फाइनेंस। आप अपना जो स्ट्रक्चर्स है इस तरीके से डिजाइन कीजिए ताकि आपको बैंक लोन मिलने में प्रॉब्लम्स ना हो। जो भी प्रोप्राइटर्स हैं या बीइंग ए पार्टनर कैपेसिटीज में आपके साथ जुड़ रहे हैं, बीइंग ए डायरेक्टर कैपेसिटी में जुड़ रहे हैं, उनका सिबिल स्कोर चेक कीजिएगा, नेटवर्थ उनका चेक कीजिएगा, उनका इनकम टैक्स रिटर्न चेक कीजिएगा, उनका बैंकिंग प्रोफाइल्स, बिजनेस एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें आप काउंट करके अपने लीगल एंटिटीज का रजिस्ट्रेशन इंश्योर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी बैंकेबिलिटीज पे इम्पैक्ट आता है। तो ध्यान से जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराएं, तो बैंकिंग प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रख के अपनी कंपनी, अपनी LLP, अपनी पार्टनरशिप फर्म्स, MSME, GST, जैम्स, ये सारे प्रोस्पेक्टिव ध्यान में रख के ही आपने रजिस्ट्रेशन करना है, ताकि पहला स्ट्रेटेजिक मूवमेंट्स आप सही तरीके से ले पाए। इसके साथ साथ जो साइट सिलेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप ऐसी साइट का सिलेक्शन कीजिए जो सूटेबल हो, पब्लिकली असेस हो, रोड से कनेक्टेड हो, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस अवेलेबल हो। आप इसके साथ साथ प्रोक्सिमिटी ऑफ रॉ मटेरियल हो, आपके आसपास रॉ मटेरियल की एबंडेंस हो, क्योंकि रॉ मटेरियल इस इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा की कंपोनेंट्स है। इंडस्ट्रीज और थर्मल पावर प्लांट अगर आपके आसपास है तो और भी बहुत बेटर मूवमेंट्स है। ये फैक्टर आपको ध्यान में रख के राइट बिजनेस मॉडलिंग करनी। इसके साथ साथ तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि आपको अलाइनिंग करनी है फंक्शनल और मोर एप्रोप्रिएट प्लांट कैपेसिटीज, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन इस डिसीजन को ढंग से नहीं ले पाते कि अपनी प्लांट की कैपेसिटी क्या रखें, क्योंकि प्लांट कैपेसिटी ही डिटरमाइन करेगी आपकी कॉस्ट और सेल्स प्लानिंग को। तो जितना रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल्स हैं,
जितना आपके पास खुद का मार्जिन मनी, ऑन कॉन्ट्रीब्यूशंस, ऑन फंड्स अवेलेबल्स हैं, अकॉर्डिंगली फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ही आपने प्लांट कैपेसिटी को डिटरमाइन करना है। इसके साथ साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। जब आप डीपीआर बनाते हैं, डीपीआर जब बैंक के साथ डिस्कस करते हैं, तो उसको सब्सिडी प्लानिंग के साथ सिंक कीजिएगा। क्योंकि यदि आपने बैंक के साथ जब डीपीआर शेयरिंग करते हैं, आप केवल बैंकिंग एस्पेक्ट को चेक करते हैं, अगर सब्सिडी प्लानिंग को सिंक नहीं करते हैं, तो बहुत सारे ऐसी एरर क्रिएट हो जाएंगी जो मैं आगे के सेक्शन में आपको बताऊंगा। आप जरूर अपने प्रोजेक्ट के साथ राइट सब्सिडी प्लानिंग भी जरूर सिंक कीजिएगा, ताकि आपके कैश फ्लो पे आपका कोई लॉस सब्सिडी का ना हो। क्योंकि सब्सिडी का जो रोल है, इंसेंटिव्स का जो रोल है, आपके कैश फ्लो पर इम्पैक्ट करेगा। ये फैक्टर आपको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी जो है बिजनेस मॉडलिंग्स करनी है, यह आपने ध्यान रखना है। अगला जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज है, ये देखिए, जो स्ट्रेटजी हम फ्रेम कर रहे हैं आपके साथ, ये अप्रोक्सीमेटली आई एम शेयरिंग इन द प्रोसेस ऑफ वे। यानी मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ, यदि आप नए बिजनेसमैन हैं तो आपको शुरुआत से ही ध्यान में आएंगी, और कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी होंगी यदि आप ऑलरेडी बिजनेस कर चुके होंगे तो बीच में आप सिंकेज कर पाएंगे, यानी इंटरवल में आपका सिंकेज स्ट्रेटजी के साथ हो जाएगा। तो जो लैंड स्ट्रेटजीज हैं, आप यहाँ पे अगर आपके पास खुद की लैंड है तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर ये आपको लैंड लेनी पड़ रही है, तो आप प्रायोरिटीज दीजिएगा कि लैंड को आप खरीदने की बजाय लॉन्ग टर्म लीज पे लीजिएगा। इससे आपका जो पैसा है, कैपिटल ब्लॉकेज नहीं होगा, और उस पैसे को आप वर्किंग कैपिटल में यूज कर पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बैंक के साथ प्रायर डिस्कशन कीजिएगा, ताकि बैंक की एक्सेप्टेंस हो कि लीज डीड पे, रजिस्टर्ड लीज डीड पे आप बायोमास प्रोजेक्ट चला रहे हैं, कोई टेक्निकल हिच ना हो। तो इससे आप बहुत अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे और इनिशियली फंड्स ब्लॉकिंग को रोक पाएंगे, उस फंड को वर्किंग कैपिटल में यूज कर पाएंगे। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, हर एक स्टेट में स्टेट स्टाम्प ड्यूटी एग्जम्पशंस के प्रोविजंस होते हैं। जब भी आप लैंड को लीज पे लें या खुद खरीदें, तो ये ध्यान रखिएगा कि लैंड का लीज और ऑनरशिप अपनी फर्म के नाम ही अलाइन कीजिएगा, अपनी कंपनीज, अपनी एलएलपी के नाम अलाइन कीजिएगा, ताकि आपको स्टाम्प ड्यूटी का एग्जम्पशंस मिल जाए। कई स्टेट में एग्जम्पशंस है, कई स्टेट में इसका रिम्बर्समेंट भी होता है। ये दोनों ही, चाहे आप खरीद रहे हैं या लीज पे ले रहे हैं, उस समय स्टाम्प ड्यूटी अमाउंट को आप सेव कर पाएंगे। बहुत अच्छा प्रोविजन है। आप कैश फ्लो को यहीं स्टार्टिंग मैनेज करना शुरू कर देंगे, आपका जो पैसा स्टाम्प ड्यूटी में लगने वाला था वो बच जाएगा। क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है प्रोजेक्ट कॉस्ट रिडक्शन पे, क्योंकि कैपिटल कॉस्ट कंपोनेंट है। आप यहीं पे अगर अपना सेविंग कर लेंगे, तो इससे आपका जो कैपिटल ब्लॉकेज है वो रुक जाएगा। तो लैंड प्रोक्योरमेंट की जो स्ट्रेटजीज हैं उसको अच्छे से फ्रेम कीजिएगा, बैंक के साथ डिस्कस करके कीजिएगा, उसकी सुटेबिलिटी को इंश्योर कीजिएगा, और स्टाम्प ड्यूटी एग्जम्पशंस का लाभ जरूर लीजिएगा। तो ये हमारी दूसरी स्ट्रेटजी थी। अब हम चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, जो स्मार्ट मशीनरी प्रोक्योरमेंट्स है। यानी जब आप कोई मशीनरी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, यानी प्लांट एंड मशीनरी की प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, तो कैसे उसकी प्लानिंग करें। स्मार्ट मशीनरी प्रोक्योरमेंट और कैपेक्स फेजिंग्स, कैसे अपने फंडिंग को यहाँ पे मैनेज करें। बहुत बड़ा कंपोनेंट फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज का आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। आपने सबसे पहले राइट मशीनरी वेंडर का सिलेक्शन करना है। आप अपने रॉ मटेरियल के कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंगली वेंडर से डिस्कशन कीजिएगा। ड्रायर का नीड है, हैमरिंग प्रोसेस का नीड है, कितनी कैपेसिटी की नीड है, एकदम डिसीजन ना लीजिएगा। पहले आप अपने मशीनरी वेंडर के साथ डिटेल्स में डिस्कशन कीजिएगा, ताकि आपकी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप मशीनरी कंपोनेंट को सिलेक्ट कर पाए। कुछ मशीनरी पार्ट्स एक्सेस में ना लिया जाए, ना ही जिसकी नेसेसिटी हो वो इग्नोर हो। सही टाइमिंग, सही कंपोनेंट के साथ आप प्लानिंग कर सकते हैं।
लोकल कंपोनेंट्स अगर अवेलेबल हैं उनका लाभ आप ले सकते हैं। तो मशीनरी वेंडर का सिलेक्शन सही कीजिएगा। दूसरा, जो उसको आप पेमेंट्स कर रहे हैं, वो जो पेमेंट है उसको स्प्लिट मेथड में आप लाइन अप कीजिएगा। एकदम सारी पेमेंट उसको ना कीजिएगा। आप कुछ पार्ट बुकिंग पे दीजिएगा, कुछ पार्ट मशीनरी के डिस्पैच पे, कुछ इंस्टॉलेशंस पे, कुछ प्रोडक्शन स्टार्ट पे, कुछ सक्सेसफुल ट्रायल रन पे, और कुछ एएमसी के रूप में आप प्लान कर सकते हैं। इससे आपका कैपेक्स स्प्लिट हो जाएगा। आपको एकदम सारा पैसा नहीं देना पड़ेगा। धीरे 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 आप इस फंड्स को मैनेज कर पाएंगे। आपके ऊपर एकदम बर्डन नहीं आएगा। इससे वन टाइम कैश आउटफ्लो का जो प्रेशर है वो आपका खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो है, क्योंकि रिसेंटली हमने जो बायोमास के एग्जीबिशंस हैं, एक्सपो हैं, उनमें भी पार्टिसिपेट किया हुआ था। बहुत सारे मशीनरी वेंडर्स एडवांस में आपके साथ टाई अप करते हैं आपकी बायोमास पैलेट को सेल्स करने के लिए। तो एडवांस टाई अप फॉर सेल्स बिफोर बाइंग मशीनरी, क्योंकि यहाँ एक अच्छा मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। आप इस पॉइंट को जरूर डिस्कस कीजिएगा कि हम आपके साथ मशीनरी बाइंग करने का एग्रीमेंट कर रहे हैं, क्या आपके पास ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप प्लांट सेटअप होने के बाद हमारे प्रोडक्शंस को सेल आउट करने में भी हेल्प करें। तो इससे आप एडवांस में ही एक टाई अप उनके साथ कर पाएंगे। और एक अगर आपका एग्रीमेंट हो जाता है तो आप निश्चिंत होकर प्लांट का इंस्टॉलेशंस करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि आपके हाथ में अब सेल्स की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप कंटिन्यू जो है एक अच्छे माइंडसेट के साथ अपनी प्लानिंग कर पाएंगे। तो स्मार्ट मशीनरी प्रोक्योरमेंट और कैपेक्स फेजिंग से आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब भी आप मशीनरी वेंडर से बातचीत करें, मशीनरी वेंडर से साथ डिटेल में डिस्कशन कीजिएगा कैसे आप अपने कैपेक्स को प्लानिंग कर पाएंगे, क्योंकि इस कैपेक्स का यानी जो मशीनरी वेंडर को पेमेंट्स हैं, ये आपकी बैंकिंग के साथ भी सिंकेज है। कैसे आप उसको स्प्लिट कर पाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पेमेंट्स को इंस्टॉलमेंट में पे आउट कर पाएं, और कैसे आप उससे एडवांस में सेल्स बाइंग का एग्रीमेंट कर पाएं, ये इस स्ट्रेटजीज के एस्पेक्ट। नाउ वी आर मूविंग टू आवर फोर्थ स्ट्रेटजीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज हैं। इस स्ट्रेटजीज को नए फॉलो करने पे मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं जो बिजनेस में बहुत धमाकेदार शुरुआत करते हैं, लेकिन बाद में कैपेक्स की वजह से, कैश फ्लो की वजह से वो अपना लॉस कर पाते हैं, बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। अवॉइड अवर इंजीनियरिंग एंड गोल्ड प्लेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। डोंट ओवर स्पेंड ऑन योर ऑटोमेशंस, एक्सेस ऑटोमेशंस पे ना जाइएगा। एक्सेस कैपेसिटी ड्रायर ना लगाइएगा। फैंसी सिविल स्ट्रक्चर्स तैयार ना कीजिएगा। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा ऑफिस बनाते हैं, बहुत अच्छे से बाउंड्री वॉल बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिविल स्ट्रक्चर पर इतना पैसा एक्सपेंड कर देते हैं जो कि नेसेसरी नहीं होता है। आप इस चीज को बचाइएगा। इस पैसे को अपने वर्किंग कैपिटल में यूज कीजिएगा। अगर हाई ऑटोमेशन नहीं चाहिए, हाई कैपेसिटीज के ड्रायर नहीं चाहिए, तो आप उसको सेव कीजिएगा, क्योंकि ये जो सारा पैसा अगर आपका यहाँ ब्लॉक हो जाएगा, ये रिटर्न्स नहीं देगा। वर्किंग कैपिटल से आपको रिटर्न्स अर्ली दे। हमारा पहले साल का जो गोल होना चाहिए वो स्टेबल प्रोडक्शन होना चाहिए, नॉट ए परफेक्ट प्लांट। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसा सोचते हैं कि मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरा प्लांट अच्छे परफेक्ट वे से सेटअप करना चाहूँ। ये जो इंडस्ट्रीज है इसमें रॉ मटेरियल का एक बहुत बड़ा रोल है, वर्किंग कैपिटल का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि अपने प्लांट पे ओवर इंजीनियरिंग ना कराएं, गोल्ड प्लेटिंग ना कराएं, अपने कैपेक्स को सेव करें, वर्किंग कैपिटल में यूज करें, क्योंकि हमारा पहले साल का जो गोल होना चाहिए वो स्टेबल प्रोडक्शन होना चाहिए, नॉट ए परफेक्ट प्लांट। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज हैं। अभी रिसेंटली काफी लोगों ने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया है, अपने कैपेक्स को, अपने पैसे को बचाया है, ताकि वो वर्किंग कैपिटल में यूज हो पाए। अब हम बात करते हैं हमारी फिफ्थ फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रेटजीज का। बहुत बड़ा रोल बैंक लोन स्ट्रक्चरिंग्स। यदि आप बैंकर हैं तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप
सुनिएगा ताकि हमारे बायोमास पैलेट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको लाभ मिले। कैसे आप बैंक लोन की स्ट्रक्चरिंग करें, मैक्सिमम एलिजिबिलिटी को इंश्योर करें। सबसे पहला एस्पेक्ट, ये जो बायोमास का सेक्टर है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कवर है, एआईएफ में कवर है। जब भी आप बैंक से लोन लें, बैंकर को पहले ही बताएं कि आपको हमारा प्रोजेक्ट एआईएफ में कवरेज करना है। और सबसे अच्छा पॉइंट, इसमें 2 करोड़ तक के लोन इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ कवरेज होते हैं और अप टू 90% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट आप टर्म लोन ले सकते हैं। जनरली बैंकर्स आपको 75% तक का देता है। अगर आप बैंकिंग के साथ सही स्ट्रेटेजिक वे से डिस्कस करेंगे तो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 90% तक का प्रोविजन एआईएफ में है। बहुत सारे बैंकर्स अपने क्लाइंट्स को ये दे रहे हैं। तो इससे आपका जो मार्जिन मनी है, खुद का पैसा केवल फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर में 10% लगेगा, 90% पैसा बैंक का लगेगा। तो आप अपना पैसा बचा पाएंगे। इसके साथ साथ टर्म लोन के साथ साथ कोशिश कीजिएगा आप वर्किंग कैपिटल भी अलाइन कीजिएगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल की हैवी नीड इस बिजनेस में रहेगी। तो आप ऑप्टिमम टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल मिक्स को प्लान कीजिएगा। बहुत सारे लोग अपने पैसे से कहते हैं कि हमारा खुद का पैसा ही हम वर्किंग कैपिटल में लगा देंगे, लेकिन वो अच्छी स्ट्रेटजी है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे आप अपने बैंकर के साथ डिस्कस कीजिएगा और वर्किंग कैपिटल्स प्लानिंग जरूर कीजिएगा, सीसी लिमिट के रूप में या ओडी की लिमिट में, क्योंकि ये आपके बैंकिंग ऑपरेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ आप अपने जो लोन के डिसबर्समेंट है इसको सिंक्रोनाइज कीजिएगा। जब जब आप अपनी मशीनरी की पेमेंट करेंगे तब तक लोन का डिसबर्समेंट सिंकेज कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप लोन डिसबर्समेंट पहले करा लेते हैं, पेमेंट्स बाद में करते हैं। जब आपको पेमेंट करना है तब आप लोन डिसबर्समेंट अलाइन कीजिएगा, इससे आपके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट कम पड़ेगी। बहुत अच्छा एस्पेक्ट है ये। इसके साथ साथ मोरेटोरियम प्लानिंग आपने अच्छे से करनी है। मोरेटोरियम क्या होता है कि जब आप बिजनेस को इनिशिएट करते हैं तो कुछ पीरियड ऐसा डिटरमाइंड होता है कि जिसमें आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, प्लांट सेटअप करना है, आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होना है, फिर आप सेल्स करेंगे, फिर आप अपने जिनको सेल किया उनसे पैसे की रिकवरी करेंगे, तब जाके आप ईएमआई भरने के पोजीशंस में आते हैं। तो उसको मोरेटोरियम पीरियड बोलते हैं। जब भी बैंक से हम लोन लेते हैं तो बैंकर फ्रेम करता है मोरेटोरियम पीरियड को। ये 6 महीने से 12 महीने तक का आप प्लान कर सकते हैं। यानी शुरू के साल में आपको कोई किस्त नहीं भरनी है। मोरेटोरियम पीरियड जितना एक्सटेंड आप बैंकिंग से करवा पाएंगे उतने अच्छे वे से आपका यहाँ पहले साल में कैश फ्लो का सेविंग आएगा। तो बैंकर के साथ जब भी डिस्कस करें, टर्म लोन की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मोरेटोरियम पीरियड ज्यादा से ज्यादा लेने का कोशिश कीजिएगा ताकि आपका पहले साल में कैश फ्लो आपका बच जाए। इंटरेस्ट सबवेंशंस आपको एआईएफ में लेना है। ये सबवेंशंस आपका इमीडिएट अलाइन हो जाएगा जैसे ही बैंक ने लोन दिया है। तो एआईएफ की प्रायर अप्रूवल को सिंक कीजिएगा ताकि जो मोरेटोरियम पीरियड में भी इंटरेस्ट लग रहा है उसका उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। एआईएफ में 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन है, उसका लाभ आपको लेना है। ये सारे फैक्टर आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट को सेव करेंगे। एक अच्छा पॉइंट और है, आप अपने बैंकर से डिस्कस करने के दौरान ये स्टेबलाइज कीजिएगा कि जो मोरेटोरियम पीरियड का इंटरेस्ट है उसको कैपिटलाइज कर दिया जाए। यानी उस इंटरेस्ट को आपको पे ना करना पड़े। उस समय जितना भी मोरेटोरियम पीरियड में इंटरेस्ट बनता है उसको आप अपने टर्म लोन में जोड़ दें और किस्तों के रूप में, ईएमआई के रूप में वो प्लान किया जा सकता है। बहुत सारे बैंकर्स इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करते हैं ड्यूरिंग मोरेटोरियम पीरियड। तो देखिए, पहले पूरे साल में कोई किस्त आपको नहीं भरनी, आपको इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ मिलना है, इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कराना है, आपका लोन डिसबर्समेंट आपके एक्सपेंडिचर के साथ सिंक करने हैं और 90% तक का टर्म लोन आप प्लान कर सकते हैं। तो ऐसी बैंकिंग स्ट्रेटेजी के साथ जब आप प्लान करते हैं आपके कैश फ्लो पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। और सबसे अच्छी एक स्ट्रेटेजी और
जो कि बहुत सारे बिजनेसमैन जान नहीं पाते, वो है कि जो ईएमआई का जो पेमेंट मेथड है उसकी बैलूनिंग कराना, यानी बैलूनिंग मेथड ऑफ द ईएमआई। बैलूनिंग मेथड क्या होता है कि जैसे जैसे आपके पास कैश फ्लो बढ़ता है वैसे वैसे आप हाई ईएमआई का पे आउट कर पाए, यानी एज पर योर कैश फ्लो आप अपना ईएमआई का साइज प्लस माइनस करा सकते हैं। यानी जनरली ईएमआई जो इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट होती है, लोग ईएमआई को फिक्स करा लेते हैं, तो उससे पहले के सालों में जब उनके पास पैसा नहीं होता तो ईएमआई का बढ़ बढ़ जाता है। या उनको अपना पैसा रॉ मटेरियल में लगाना है तो उनका पैसा बैंक की ईएमआई भरने में चला जाता है। अगर वो बैलूनिंग होगी, यानी आपको कम पैसा ईएमआई में देना पड़ेगा, तो इससे आपको फायदा हो जाएगा, तो बैलूनिंग मेथड जरूर कराइएगा। इसके साथ साथ कोशिश कीजिएगा कि सीजीटी एमएसएमई का कवरेज आपको मिले। वैसे तो एग्री इंफ्रा फंड में 2 करोड़ तक के जो लोन हैं सीजीटी एमएसएमई में कवर होते हैं। अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है और आपने सीजीटी एमएसएमई कवरेज लिया है तो कोलेटरल सिक्योरिटी की सेविंग हो जाती है। और सबसे अच्छा पॉइंट, जो सीजीटी एमएसएमई कवरेज की आप फीस देते हैं उसका रिफंड भी होता है एज ऑन ईयरली बेसिस पे। तो इस स्ट्रेटजी को भी ऑप्ट करके, ये एज पर द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स है, आप पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर्स को अच्छे से प्लान कर सकते हैं, अपने कैश फ्लो पे कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन द सिक्स स्ट्रेटजी, राइट असेसमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल्स। अगर आपने बैंकिंग का अच्छे से प्लान कर लिया है, अब हमारा अगला जो, जहाँ पे मोस्ट ऑफ बिजनेसमैन प्रॉब्लम फेस करते हैं वो वर्किंग कैपिटल। वो सही तरीके से वर्किंग कैपिटल का असेसमेंट ही नहीं करते। बाद में पता चलता है कि हमने इतने खर्चे का एस्टिमेट किया था, पैसा तो ज्यादा लग रहा है। इस वजह से उनके कैश फ्लो डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो अच्छा पॉइंट, पहले ही आप रॉ मटेरियल्स की अच्छी असेसमेंट करें, रॉ मटेरियल के स्टोरेज साइकिल को मेंटेन करें, 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, जैज पर योर कैपेसिटीज आप रॉ मटेरियल के साइकिल को फिक्स कीजिएगा। प्रोडक्शन साइकिल को फिक्स कीजिएगा कि भाई प्रोडक्शन के दौरान 1 महीने का कम से कम आपका जो रॉ मटेरियल इन प्रोसेस होता है, क्योंकि ये सारे के सारे ये साइकिल जैसे ही फ्रेम करेंगे आपको अकॉर्डिंगली उतना ही पैसा रिक्वायर्ड होता है। आपको ये असेसमेंट करने में हेल्प मिलेगी कि भाई 1 महीने का तो मेरा माल एज पर प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी इन प्रोसेस में रहेगा, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का स्टॉक मेरे पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आप कितने समय के लिए उधार देते हैं, जिसको क्रेडिट पीरियड मैनेजमेंट से बोलते हैं। यानी आपने सोचा कि माल बनते ही आपके हाथ में पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप सेल करेंगे, सेल्स डिस्पैच होगा, रिसीव होगा, जो जिसको रिक्वायर है एंड यूजर है, उसके बाद उसकी बिलिंग्स भी जाती है, फिर वो पेमेंट्स देता है। वो 7 डे, 15 डे, 30 डे का एक पीरियड लेता है जिसको क्रेडिट पीरियड बोलते हैं। उस ड्यूरेशन में भी आपके हाथ में पैसा आता नहीं है, तो उस पीरियड को भी आप ऐड कीजिएगा। यानी रॉ मटेरियल का स्टोरेज, प्रोडक्शन साइकिल्स और क्रेडिट पीरियड जो आपने दिया है, इन तीनों टाइम्स को जब आप जोड़ेंगे तो इस पूरे प्रोसेस में आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि अब तक आपके हाथ में पैसा नहीं आया हुआ है। तो ये असेसमेंट आपने अच्छे से करना है। बफर प्लानिंग करनी है, सीजनल बायोमास अगर आपके पास है, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल ऐसा नहीं कि आप हर महीने खरीद पाएंगे, क्योंकि सीजनल रॉ मटेरियल्स हैं। तो बफर प्लानिंग कीजिएगा। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि हैवी कंपोनेंट है, आपके स्टाफ की सैलरीज हैं, इन सभी खर्चों का सही से असेसमेंट करके आप वर्किंग कैपिटल नीड का सही असेसमेंट कर पाएंगे और आपको एकदम शॉक नहीं लगेगा, प्लस एंड माइनस नहीं होंगे। आपको पता होगा कि आपके प्लांट में कितने पैसे की वर्किंग कैपिटल की नीड है, आप अकॉर्डिंगली उसको मैनेज कर पाए। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्ट्रेटजीज, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट मॉडल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजर चैलेंज ही रॉ मटेरियल का है। कैसे आप प्रोक्योरमेंट करें ताकि आपका रिस्क, आपकी लागत ऑप्टिमम हो जाए, आपका रिस्क भी कम हो जाए, लागत भी कम हो जाए, ऐसे मॉडलिंग। पहला मॉडल होता है कि आप 100% सेल्फ ओन प्रोक्योरमेंट करें। यानी जितनी आपको रॉ मटेरियल्स की नीड है, आप पूरा का पूरा खुद स्टोरेज करते हैं, खुद ही बाइंग करते हैं। ये हाई सिक्योर मॉडल है, आपका रिस्क खत्म हो जाता है, लेकिन इसमें आपको हाई ओपेक्स चाहिए।
यानी आपको ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा इंटरेस्ट बर्डन आपको बेयर करना पड़ सकता है। सजेस्ट करते हैं आप हाइब्रिड मॉडल पे जाइएगा, यानी कुछ पार्टियल जो है आप सेल्फ ओन कीजिएगा, बाकी के लिए आप टाई अप कर लीजिएगा। आसपास के जो एफपीओज हैं, फार्मर्स हैं, एग्रीगेटर्स हैं, इनके साथ आप टाई अप कर सकते हैं। इससे आपका रिस्क कम हो जाएगा, मॉडरेट रहेगा और आपका पैसा बचेगा, क्योंकि आपने सारा पैसा रॉ मटेरियल के स्टोरेज में नहीं लगाना है। आपने कुछ रॉ मटेरियल को स्टोरेज किया, हो सकता है जितनी आपको नीड है उसका आपने 20% 30% खुद के पैसे से स्टोरेज किया, बाकी के लिए आपने टाई अप कर लिया। तो प्रोक्योरमेंट टाई अप कीजिएगा, इससे आपके सप्लायर बेस बढ़ेंगे, आप एक बंदे पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, 10 12 20 सप्लायर से टाई अप होंगे। आपको उनके साथ पैसा कम शेयर करना पड़ेगा, उनको ज़्यादा पैसा ब्लॉकेज नहीं होगा उनके अंदर। इससे आप टाइमली अपना मॉइस्चर लॉस और वेट लॉस को भी सिंक कर पाएंगे, क्योंकि जब आपका टाई अप हो जाता है तो उसकी स्टोरेज करने का, उसकी ट्रांसपोर्टेशन करने का, उसकी वेट मेजरमेंट का पार्ट आप सप्लायर के एंड पे ट्रांसफर कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि यदि आपके एरिया में ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हैं रॉ मटेरियल्स के लिए, तो आप सप्लायर को, जो रॉ मटेरियल के सप्लायर हैं, उनके साथ रेवेन्यू या प्रॉफिट शेयरिंग का फॉर्मूला भी ऑप्ट कर सकते हैं। इससे सप्लायर का इंटरेस्ट आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाता है और आपको रॉ मटेरियल के सप्लायर की जो सियोरिटी है वो रेगुलर मिल जाती है। आप जो बायोमास एग्रीगेशन है, यानी आप खुद के बेलर लगा सकते हैं, या जिनके पास बेलर है उनसे टाइप कर सकते हैं, उनसे लीज पे ले सकते हैं। एग्रीगेटर जो बायोमास के स्टॉकिस्ट हैं उनके साथ टाई अप कर सकते हैं, या एफपीओ के साथ, यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी टाई अप करके अपनी रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट मॉडल को सिक्योर्ड बना सकते हैं। कोई आपको नीड नहीं रहेगी कि आप ज्यादा पैसा अपना खुद का लगाएं। आप हाइब्रिड मॉडल को ऑप्ट कीजिएगा, इससे आपकी वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो स्कैटर्ड हो जाएगी, एकदम आपके ऊपर लोड नहीं पड़ेगा, आप उनको मंथली पे आउट कर सकते हैं। तो दिस इज ए ग्रेट रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी जो आपको ऑप्ट करनी है। अब हम मूव ऑन करते हैं इन्वेंट्री लॉस पर। जो रॉ मटेरियल आप लेते हैं उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है, मॉइस्चर सूखता है या वेट लॉस होता है, इससे इस फैक्टर को आपने मिस नहीं करना है, क्योंकि 8 से 15% तो वेट लॉस वैसे ही हो जाता है, कुछ आपका 10 से 20% मॉइस्चर वेरिएशन आ जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि इस लॉस को, क्योंकि बहुत सारे लोग इस लॉस के बारे में अवेयर ही नहीं होते हैं, वो रॉ मटेरियल खरीद लेते हैं, जब यूज करते हैं तो पता चलता है कि उनका माल इतना कम है। वो कम किस वजह से है? मॉइस्चर और वेट मैनेजमेंट न करने की वजह से। तो इसको कैसे आप प्लान करें? आप फास्टर कन्वर्जन साइकिल ऑप्ट कर सकते हैं, कवर्ड स्टोरेज आप प्लान कर सकते हैं यदि आपके पास है, फैसिलिटीज हैं, या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इन्वेंट्री यूटिलाइजेशन भी आप प्लान कर सकते हैं, ताकि आपका जो मॉइस्चर और वेट मेजरमेंट लॉस है उसको रिड्यूस किया जा सकते हैं। क्योंकि एक ऐसा लॉस है, हिडन लॉस है, जो सारे के सारे मार्जिन को खा सकता है। इस हिडन लॉस से आपने बचना है, और इस लॉस से बचने के लिए बहुत अच्छी एक स्ट्रेटजीज है कि मंथली प्रोक्योरमेंट टाइप हो, और 3PL का कॉन्सेप्ट आप ऑप्ट करें। ये 3PL क्या है? थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कॉन्सेप्ट है। ये वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक सेक्टर में बहुत चल रहा है। मैं आपको यहाँ इसलिए शेयर कर रहा हूँ, यदि आप बिजनेस को लॉन्ग टर्म और अच्छे कैश फ्लो के साथ मैनेज करना चाहते हैं, आप 3PL कॉन्सेप्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें आप जिस भी पार्टी से टाई अप करेंगे, वो थर्ड पार्टी जो होगी वही स्टोरेज करेगी, वही ट्रांसपोर्टेशन करेगी, और वही आपकी इन्वेंट्री को मैनेज करेगी। देखिएगा, अगर आप थर्ड पार्टी टाई अप कर लेते हैं, 3PL का कॉन्सेप्ट ऑप्ट कर लेते हैं, तो आपकी स्टोरेज में आपकी चिंता खत्म होगी, आपके ट्रांसपोर्टेशन की चिंता खत्म होगी, और इन्वेंट्री को मैनेज करने की चिंता खत्म हो जाएगी। हावेवर आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट स्लाइटली इंक्रीज हो सकती है, लेकिन आप अपने सिक्योरिटी रिस्क को मिटिगेट कर पाएंगे, आपको स्टोरेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बार बार ट्रांसपोर्टेशन की चिंता से खत्म हो जाएंगे, आप वेट और मॉइस्चर के लॉस की चिंता से खत्म हो जाएंगे। जब भी आप टाई अप करें, आप थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक टाई अप करेंगे, उनके साथ आप ऐसी कंडीशंस के साथ एग्रीमेंट टाई अप कर लीजिएगा कि जो रिक्वायरमेंट आपके प्लांट पे है
वो रेगुलरली मीट होती रहे। आपको स्टोरेज की चिंता नहीं करनी है, ट्रांसपोर्टेशन की चिंता नहीं करनी है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की चिंता नहीं करनी है। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक टाई अप आप बहुत अच्छे से प्लान कीजिएगा। बहुत अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन इसको ऑप्ट करते हैं। मैंने ये स्ट्रेटेजी आपको यहाँ इसलिए शेयर की है क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही रॉ मटेरियल सेगमेंट में अवेयरनेस बढ़ेगी, आपको 3PL कॉन्सेप्ट को ऑप्ट करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर आप अपने बिजनेस की कैश फ्लो को मैनेज नहीं कर पाएंगे। आप अपनी एनर्जीज को स्टोरेज पे, ट्रांसपोर्टेशन पे और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में वेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपका फोकस राइट प्रोडक्शंस, क्वालिटी प्रोडक्शंस और आगे सेल्स पे रहना चाहिए, ताकि बैक एंड की जो बैकवर्ड इंटीग्रेशंस हैं वो 3PL के साथ आप मैनेज कर पाए। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज हैं। आप जरूर इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोचिएगा। प्रोक्योरमेंट टीम और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग हमारी नौवीं स्ट्रेटजीज है। रॉ मटेरियल्स की प्रोक्योरमेंट आपका 24/7 प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि सीजनल है। डे एंड नाइट में जब भी फार्मर के फील्ड पे रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी होगी, आपके पास टीम होनी चाहिए जो उसको उठा पाए। आपके पास अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होना चाहिए, लोडिंग अनलोडिंग सिस्टम्स होने चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए, सिक्योरिटी मैनेजमेंट होना चाहिए, लेबर अवेलेबिलिटीज होनी चाहिए, अच्छी टीम होनी चाहिए। इसके साथ साथ जहां पे भी आप रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, उनके साथ एडवांस टाई अप होना चाहिए, चाहे वो फार्मर हैं, एफपीओ हैं, स्टॉकिस्ट हैं या एग्रीगेटर्स हैं। अगर आपकी टीम एक्टिवली काम नहीं करेगी तो सीजनल प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल का आपका लॉस हो जाएगा। पूरे साल फिर आपको स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, आपको हो सकता है हाई रेट बियर करने पड़ सकते हैं। तो अच्छी प्रोक्योरमेंट टीम अगर आप रखेंगे, अच्छी अपनी टीम मैनेज करके रखेंगे, तो ये जो सीजनल रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट है उसको अच्छे से आप मैनेज कर पाएंगे। अगला जो पॉइंट है, रॉ मटेरियल की प्राइस हेजिंग। रॉ मटेरियल की प्राइसिंग में अब बहुत ज्यादा वेरिएशंस आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही फार्मर अवेयर होते हैं वो रॉ मटेरियल की प्राइस को बढ़ा भी सकते हैं, स्टोरेज भी कर सकते हैं। तो अगर आपके एडवांस में टाई अप होंगे, एडवांस लॉक इन होंगे, तो प्राइस हेजिंग्स को आप मेंटेन कर पाएंगे। आप एनुअल और सीजनल रेट कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिएगा अपने एफपीओ के साथ, एग्रीगेटर के साथ या जो स्टॉकिस्ट के साथ। पूरे साल का आप एक रेट उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स कर लीजिएगा। अगर सीजनल रेट है उसको भी फिक्स कर लीजिएगा। इससे आपका जो प्राइस हेजिंग है जब भी प्राइस बढ़ेगा तो आपकी उसकी चिंता नहीं रहेगी, आपको सडन मार्जिन शॉक नहीं लगेगा, आपको एडवांस में ही अपने रॉ मटेरियल की कॉस्ट का अंदाजा हो जाएगा। आप मार्केट की हाई रिस्क से बच जाएंगे अगर आपके पास एनुअल और सीजनल रेट कॉन्ट्रैक्ट रॉ मटेरियल सप्लायर के साथ है, एडवांस में है। तो अच्छी स्ट्रेटजीज एडवांस टाई अप करके रखिएगा, एडवांस लॉक इन करके रखिएगा। नाउ वी आर मूविंग आवर मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट, सेल्स प्लानिंग। यहां तक के फेज में बैंकिंग को हमने सेलेक्ट किया, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट को हमने सेलेक्ट किया, मशीनरी वेंडर का हमने सिलेक्शन किया, लैंड को हमने सेलेक्ट किया, राइट बिजनेस मॉडलिंग को हमने सेलेक्ट किया, एडवांस रॉ मटेरियल के टाइप्स को हमने सेलेक्ट किया। नाउ वी आर मूविंग ओवर द सेल्स प्लानिंग पार्ट्स। कैसे हम सेल्स करें, टाइमली सेल्स करें, और ऐसी कौन कौन सी सेल्स स्ट्रेटजीज हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले आप बिफोर यानी प्रोडक्शन करने से पहले, प्रोडक्शन के ड्यूरेशन में, आफ्टर प्रोडक्शन में अगर ये सेल्स प्लानिंग स्ट्रेटजीज को फॉलो करेंगे तो आपको बेचने की चिंता खत्म हो जाएगी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैंने पहले ही शेयर किया था, जिस भी मशीनरी वेंडर से आप मशीन ले रहे हैं उनके साथ कोशिश कीजिएगा, एडवांस टाइप कीजिएगा कि अगर हम आपसे मशीन लेते हैं, अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो आपके पास सेलिंग के ऑप्शन है कि नहीं। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो बहुत अच्छा एक पार्ट हमारा यहाँ कवर हो जाएगा। आप अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इशू कीजिए इंडस्ट्रियल सप्लायर्स के साथ, एडवांस में अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शेयर कीजिएगा। मैं आपको वेबिनार के एंड में बताऊंगा कि कैसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, आप हमारी बुक्स में पूरा हमने डिटेल्स में बताया कि कैसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आप सबमिट कर सकते हैं। एडवांस में लेटर ऑफ इंटेंट आपका अगर हाथ में होगा
तो आपको बैंकिंग में बिजनेस आती है, आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। आप पहले ही ईवाई इशू करके अपने लेटर ऑफ इंटेंट इंडस्ट्रियल बायर के साथ टाई अप कर सकते हैं। जितने भी ट्रेडर हैं या इंडस्ट्रियल सप्लायर हैं, उनको आप पहले ही लाइन अप कीजिएगा, उनके साथ टाई अप कर लीजिएगा। इसके साथ साथ जो आपके पास एग्जिस्टिंग पैलेट मैन्युफैक्चरर हैं, जो आपके आसपास पैलेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के प्लेयर हैं, इनके साथ भी आप टाई अप कर लीजिएगा, ताकि सब कॉन्ट्रैक्टिंग आप कर पाएंगे मैन्युफैक्चरिंग की। इससे क्या होगा कि आपकी फर्म का टर्नओवर बढ़ेगा, जो कि टेंडर अवेल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज है रॉ मटेरियल के ऊपर बेस है। यदि आपके आसपास अच्छा रॉ मटेरियल है तो कोई दूसरा प्लेयर ये नहीं चाहेगा कि आपके एरिया का रॉ मटेरियल उसकी साइड तक जाए, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बियर करे। वो चाहेगा कि वहीं का कोई प्लेयर आपके लिए माल बना दे, जिसको हम बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग। आप ये प्लान कीजिएगा, आप कंपटीशन से ना डरिएगा। आप ऐसा ना सोचिएगा कि आपके कंपटीटर है। आप उनसे मिलिएगा, एडवांस में उनसे बात कीजिएगा। अगर आप उनके साथ अच्छा एसोसिएशन फ्रेम कर पाएंगे तो आपको हो सकता है कि सब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए मैन्युफैक्चरिंग का। इससे आपकी सेल्स की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगला जो सेल्स स्ट्रेटजीज है, बहुत सारे बिजनेसमैन हमारे से बात करते हैं कि सर हम कितनी कैपेसिटी का प्लांट लगाएं। मैं कहता हूं अगर रॉ मटेरियल अच्छा अवेलेबल है, फुल कैपेसिटी का लगाइए, क्योंकि आप जॉब वर्क मॉडल को भी ऑप्ट कर सकते हैं। यानी आपकी प्लांट की जो वैकेंट कैपेसिटीज है उसको आप किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के लिए, ट्रेडर के लिए, एग्रीगेटर के लिए यूज कर सकते हैं। कोई एग्रीगेटर कहे कि इतना माल आप तैयार कर दो तो आपकी प्लांट की कैपेसिटी होगी। तो जॉब वर्क मॉडल को भी आप अर्ली कैश फ्लो जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ नेटवर्किंग कीजिएगा। बायोमास सेक्टर की जो एग्जीबिशंस हैं, एक्सपो हैं, उनमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। इससे आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग मिलेगा, टाइप्स बनेंगे, आपको अर्ली सेल्स टाइप मिलेंगे। इसके साथ साथ अपने आसपास की इंडस्ट्रीज का मैपिंग कीजिएगा। कहाँ ब्रिक्स इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, बॉयलर बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, क्योंकि आजकल मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट भी टेंडर निकाल रहे हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को जब आप मैपिंग करेंगे, एडवांस में मैपिंग करके रखेंगे, ईवाई उनके साथ शेयर करेंगे, तो सेल्स सॉल्यूशंस आपको जरूर मिलेगा। पावर प्लांट के जितने भी टेंडर आते हैं, केआईपी की बिजनेस कम्युनिटी में जुड़िएगा, ताकि टेंडर आपको रेगुलर मिलते रहें, टेंडर ट्रैक करते रहें। न्यूली फ्रेशर एमएसएमईज को एग्जम्पशंस होती हैं टर्नओवर की, एमडी की। आप जब आपका प्लांट अंडर इम्प्लीमेंटेशन है तो भी आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि कई बार आजकल के जो टेंडर आ रहे हैं उसमें टर्नओवर के क्राइटेरिया है, ईएमडी के क्राइटेरिया हैं, तो कैसे हम इनसे मीट आउट करें। ये चैलेंज हमारे व्यूअर्स सभी को फेस करना पड़ रहा है। तो इसके लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजीज है कंसोर्टियम फार्म। कंसोर्टियम बनाइए, ग्रुप बनाइए। आप किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर, ट्रेडर के साथ मिलकर कंसोर्टियम बनाइएगा, आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्योंकि टेंडर पार्टिसिपेशन में कंसोर्टियम के भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। कंसोर्टियम कैसे बनाएं, ये टेंडर स्पेसिफिक नॉर्म्स होते हैं। आप हमारी टीम की एक्सपर्टीज से भी डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आप टाइमली पावर प्लांट्स जो अपॉर्चुनिटीज है उनको ग्रैब कर पाए। तो कंसोर्टियम से हेजिटेट ना करें, जरूर बनाइएगा। इससे आपकी टेंडर्स अवेलिंग की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। बायोमास पैलेट के जो एग्रीगेटर्स हैं उनके साथ कांटेक्ट कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे एग्रीगेटर्स हैं जिनके खुद के प्लांट हैं, वो उनके पास इंडस्ट्रियल टाई अप हैं। हमारे साथ भी हमने भी एक लिस्ट तैयार की है। जो भी लोग आफ्टर वेबिनार आप हमारे से जुड़ेंगे, हम एग्रीगेटर्स की डिटेल्स आपको शेयर करें। बहुत अच्छे एग्रीगेटर्स हैं जो आपसे अपना माल का प्रोक्योरमेंट करेंगे और इंडस्ट्रियल टाई अप में आपको असिस्ट करेंगे। तो एडवांस में ऐसे एग्रीगेटर के साथ मिलिएगा, आपकी क्विक सेल्स हो। इसके साथ साथ बहुत अच्छी एक स्ट्रेटजीज है बायोमास एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हेजिंग्स। मैंने पहले ही बताया था कि रॉ मटेरियल बेस्ड ज्यादा इंडस्ट्रीज है, तो यदि आपके पास एक्सेस बायोमास है, यानी रॉ मटेरियल अच्छा है, तो आप उसको भी बेच के उसकी प्राइस हेजिंग कर सकते हैं।
इसके साथ साथ यदि आपके पास अच्छी अबंडेंस क्वांटिटी है रॉ मटेरियल्स की, तो आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की हेजिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर उसी रॉ मटेरियल को आपसे दूर बैठा हुआ कोई पैलेट मैन्युफैक्चरर बाइंग करता है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हैवी होती है। आप उससे बात कीजिएगा, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेविंग होगी। आप उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का हेजिंग करके आप अपनी सेल्स को बढ़ा पाएंगे, क्योंकि आप रॉ मटेरियल के नजदीक हैं। तो जितना रॉ मटेरियल की प्रॉक्सिमिटी है, यू कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ बायोमास एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हेजिंग्स। तो ये जो सेल्स स्ट्रेटजीज मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, कैसे आप इंडस्ट्रियल डिमांड को फ्रेम करेंगे, ये मैं वेबिनार के एंड में आपको ई बुक भी शेयर करूंगा। कैसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बनाएं, कैसे एग्रीगेटर के साथ टाई अप करें, कैसे सीएसआर बेस्ड कंपनीज हैं जिनको मैंडेटरी बायोमास यूज करना है उनके साथ टाई अप करें, ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेट करती हैं उनके टेंडर्स आते हैं। तो वो जो बुक्स है इंडस्ट्रियल डिमांड प्रोस्पेक्टिव, वो आपने जरूर लेनी। उसमें बहुत अच्छा कंटेंट हमने शेयर किया है। तो दीज आर द की सेल्स स्ट्रेटजीज। नाउ वी आर मूविंग ऑन द सब्सिडी एंड इंसेंटिव पार्ट्स। बहुत सारे बिजनेसमैन सोचते हैं कि सब्सिडी केवल एक बार मिलती है। नहीं, राइट सब्सिडी प्लानिंग कीजिएगा, सेंट्रल और स्टेट सब्सिडी की प्लानिंग कीजिएगा। आपकी कैपिटल सब्सिडी जो होती है वो कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन के बाद अलाइन होती है, जो प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग की कॉस्ट का एक परसेंटेज मिलता है। इसके साथ साथ आप टाइमली डॉक्यूमेंटेशन कीजिएगा ताकि कोई सब्सिडी मिस नहीं होगी। क्योंकि जो सब्सिडी प्लानिंग फेज है वो वन टाइम सब्सिडी भी हो सकती है और ईयरली बेस भी हो सकती है। आपके कैपिटल सब्सिडी वन टाइम है, स्टाम्प ड्यूटी वन टाइम है, लेकिन जो ईयरली बेस है, चाहे वो इंटरेस्ट सब्सिडी है, एसजीएसटी का रिफंड है, इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जाम्पशन है, टेस्टिंग है, पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, सीजीटी एमएसएमई फीस का रिफंड है, ये सारे ईयरली बेस्ड जो सब्सिडीज हैं आपकी ईयरली कैश फ्लो को इम्पैक्ट करेंगे। क्योंकि जो सब्सिडी का रोल है आपके डेप्ट बर्डन को कम कर देगा। आपकी डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो, जो बैंक को ईएमआई पेमेंट करने की आपकी कैपेबिलिटी, उसको इंप्रूव करेगा। आपके फर्स्ट ईयर की लिक्विडिटी को मेंटेन करेगा, स्ट्रेंथनिंग करेगा। आप सब्सिडीज को वन टाइम ना समझिए, सब्सिडीज एक ईयरली इंसेंटिव्स भी हैं। आप अगर ईयरली बेस वाली सब्सिडी की प्लानिंग करेंगे आपका ईयरली कैश फ्लो पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये सारे इंसेंटिव्स आपसे प्रोडक्शन लिंक भी हो सकते हैं, आपके लोन रिपेमेंट कैपेसिटी के साथ सिंक होते हैं, आपके एसजीएसटी के साथ सिंक होते हैं। तो ईयरली बेस सब्सिडी जो है, जिनको हम इंसेंटिव बोलते हैं, उनको मिस ना कीजिएगा। ओनली कैपिटल सब्सिडी पे फोकस मत कीजिएगा। जो जो दूसरे ये इंसेंटिव्स हैं छोटे हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जम्पशन आपको छोटा लग सकता है लेकिन आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। इंटरेस्ट सब्सिडी आपके इंटरेस्ट कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। एसजीएसटी आपने भर दिया, अगर वो रिफंड हो जाए तो आपके कैश फ्लो पे इम्पैक्ट आएगा। तो सब्सिडी प्लानिंग राइट कीजिएगा। राइट सब्सिडी प्लानिंग के लिए आप केआईपी के साथ कनेक्ट रहिएगा। सर्वाइवल इन द फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस, फर्स्ट ईयर ऑफ ए बायोमास पैलेट प्रोजेक्ट इज नॉट अबाउट द प्रोडक्शन अलोन। केवल प्रोडक्शन ही काफी नहीं है पहले साल में सर्वाइवल करने के लिए। इट इज अबाउट स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग, स्ट्रक्चर्ड प्रोक्योरमेंट्स, assured sales and timely subsidy integrations। तो अपने प्रोजेक्ट्स में टाइमली सब्सिडी का इंटीग्रेशन कीजिएगा, अश्योर्ड सेल्स टाई अप कीजिएगा, स्ट्रक्चर प्रोक्योरमेंट कीजिएगा और स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो ही आपका जो प्रोडक्शन बेस है वो स्ट्रॉन्ग होगा, आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली ऑपरेट होगा। अब हम कुछ छोटी स्ट्रेटेजी हैं लेकिन बड़ी काम की है। पहली, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करना है। हमारे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो सोचते हैं हम पहले ही दिन से प्लांट को 100% कैपेसिटी पे चला दें, बट दिस इज नॉट द राइट स्ट्रेटजीज। आप प्लांट को इनिशियली पहले 3-4 महीने में 50 से 60% कैपेसिटी पे ऑपरेट कीजिएगा। इससे आपका जो स्केल है वो स्टेबलाइज होगा, रॉ मटेरियल स्टेबलाइज हो जाएगा, मॉइस्चर लॉस रिड्यूस होगा और सेल्स रिसीवेबल साइकिल आपका इंप्रूव होगा। सबसे अच्छा पॉइंट, पहले प्लांट को लोअर कैपेसिटी पे रन करने से आपको हैवी वर्किंग कैपिटल्स नहीं लगेगी, एक्सेस इन्वेंट्री लॉस नहीं होगा और मशीनरी ब्रेकडाउन के अगर कोई चांसेस हैं तो वो भी आप टाइमली एग्रेसिवली रैप अप कर पाएंगे।
क्योंकि एकदम आप 100% कैपेसिटी पे प्लांट चलाएंगे तो मशीनरी ब्रेकडाउन के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन आप स्लो मोशन से इंप्रूव करेंगे तो आपको ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पहला जो टारगेट होना चाहिए वो सर्वाइवल का है। हमें पहले साल में लोअर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करना है ताकि आपके रॉ मटेरियल, आपकी मशीन सब स्टेबलाइज हो जाएं, आपका सेल्स रिसीवेबल्स लाइन अप हो जाएं, ताकि आपको कोई ऐसे मशीनरी ब्रेकडाउन्स के लॉस इनिशियली ना फेस करने पड़े। छोटी मगर मोटी स्ट्रेटजीज है ये इनिशियल प्लानिंग फेज में, इसको आपने ध्यान रखना है। बहुत अच्छा फैक्टर्स इस पे है। इसके साथ साथ जब भी बैंक से बात करें, अपना रॉ मटेरियल का असेसमेंट अच्छे से करें। सर्वाइवल कैश रिजर्व कम से कम 3 से 4 महीने की एक रिजर्व को मेंटेन कीजिएगा कि हो सकता है आपका प्रोडक्शन लेट बिके, पेमेंट्स लेट आए। तो ऐसी सिचुएशन को मीट आउट करने के लिए अपने 3 से 4 महीने का एक कैश रिजर्व मेंटेन कीजिएगा। सैलरी है, बिजली के बिल हैं, मिनिमम प्रोक्योरमेंट्स हैं, ये आप ताकि कंटिन्यू रख पाए। हमारा फोकस ये रहना चाहिए हम पहले साल में हम कैपेक्स को ज्यादा ना बढ़ाएं और ना ही प्राइस वॉर में उलझें। क्योंकि पहले ही साल में हमारा फोकस ये नहीं बनना चाहिए कि ज्यादा प्राइस हमें मिले या कम प्राइस। प्राइस वॉर से आपने दूर रहना क्योंकि आपका फोकस स्टेबलाइज है। तो सर्वाइवल कैश रिजर्व को जरूर मेंटेन कीजिएगा। आप सर्वाइवल कैश रिजर्व को मेंटेन करके अपने 3 4 महीने का जो पे आउट्स है उसको मेंटेन कर पाएंगे। आपको एकदम शॉक नहीं लगेगा। पावर कॉस्ट को रिड्यूस करने की भी स्ट्रेटजीज है क्योंकि हैवी इलेक्ट्रिसिटी बिल है। आप फुल्ली डिपेंडेंस ना रहें डीजी सेट पे, हाई टैरिफ इंडस्ट्रियल फीटर्स पे। अपने प्रोडक्शन को शेड्यूल कीजिएगा ऑफ पीक प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। बहुत सारे स्टेट्स में ऐसे ऑफ पीक आवर्स होते हैं जिसमें आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। आपकी प्रोडक्शन से इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम हो सकती है। सोलर रूफटॉप को आप प्लान कर सकते हैं, इससे भी बिजली की कॉस्ट आपकी कम होगी। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जम्पशंस आपने मिस नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि इससे 15 से 25% तक का आपका ओपेक्स इम्पैक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट से। वर्किंग कैपिटल लाइन आपने बफर करनी। इसका मीनिंग यहाँ ये है कि जो वर्किंग कैपिटल आपने बैंक से लिया है वो 100% यूटिलाइज नहीं होती है, फुल्ली ड्रॉएबल नहीं होती है स्टार्टिंग में। क्योंकि जितनी भी सैंक्शन वर्किंग कैपिटल्स होती है वो फुल्ली ड्रॉएबल आप नहीं कर पाते हैं। तो मेंटेन कीजिएगा सीसी लिमिट को या एडोक लाइन को, कि जब आपको जरूरत हो तो आपके एडोक लाइन बढ़ जाए, ओवरड्राफ्ट बढ़ जाए। तो ये जो सीसी लिमिट और ये जो ओडी एडोक्स लाइन है ये बैंक के साथ आप प्लान कर सकते हैं। जब आपको सीजनल रिक्वायरमेंट्स होती है, हैवी पैसे की जरूरत पड़ेगी, बल्क ऑर्डर अगर आपके पास आ गए, तो वहां पे ये सीसी लिमिट आपकी बड़ी काम करती है। तो अगर आपका 20 से 25% एक आवर सैंक्शन लिमिट का बफर है उसको आप मेंटेन कर पाएंगे। ये एक स्ट्रेटजी है कि कभी भी अपनी सीसी लिमिट को 100% पे यूटिलाइज ना करें, क्योंकि ये सीसी लिमिट ही है जब आपके कैश फ्लो के नीड को पूरा करे पाए। तो आप अपनी सीसी लिमिट्स का यूटिलाइजेशन अच्छे से टेक केयर कीजिएगा, कैश फ्लो को मेंटेन कीजिएगा। जब भी आपको नीड पड़े, जब आपको हैवी कैश फ्लो की जरूरत पड़े, तो वर्किंग कैपिटल की लाइन को आप यूटिलाइज कर पाए। पहले साल में जो माल आप बेच रहे हैं उसकी जो क्रेडिट पॉलिसीज है उसमें जो आपने टाइम दिया है कितने दिन की उधार है, उसमें जीरो डेविएशंस रूल्स फॉलो करें। यदि आपका पैसा फंस गया डेटर में तो आपके वर्किंग कैपिटल पे बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो पहले साल कोशिश ये कीजिएगा जिन पावर प्लांट्स में आप सेल कर रहे हैं, ट्रेडर को सेल कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज को सेल कर रहे हैं, वहां अगर आपकी क्रेडिट लाइन 7 डेज की है, 15 डेज की है, 30 डेज की है, तो उस लाइन को अच्छे से फॉलो करें। क्योंकि अगर पैसा आपका रुक गया तो पूरी वर्किंग कैपिटल चेन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कोशिश कीजिएगा पहले 5 से 6 महीने में आप अपना हैवी डिसिप्लिन रखिएगा पेमेंट्स रिकवरी में, ताकि जब आप रिलैक्स हो जाए उसके बाद फिर आपका कैश स्टेबिलिटी हो जाएगा। आप फिर अपनी लाइन में डेविएशन ले सकते हैं। भाई किसी के 7 दिन में पेमेंट आने से अगर वो 10 दिन में आएंगी तो आप उसको मैनेज कर पाए। तो क्रेडिट पॉलिसी डिसिप्लिन आप मेंटेन कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पैरेलली
आप नई रेवेन्यू स्ट्रीम्स को भी लाइन अप कीजिएगा। कैश फ्लो शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आप ये ना सोचिएगा कि आपको माल बनाना है और बेचना है। आप ट्रेडर के लिए पैलेटाइजेशन सर्विस कर सकते हैं, आप जॉब वर्क कर सकते हैं, आप ड्राइंग और ग्राइंडिंग की सर्विसेज दे सकते हैं आपके प्लांट से। आप अपने प्लांट की अ, जो टूटी हुई पैलेट्स हैं, जिसको फाइंस बोलते हैं, डस्ट बोलते हैं, उनको बेच सकते हैं। वो ब्रिक्स इंडस्ट्रीज को बेच सकते हैं, बॉयलर यूनिट को बेच सकते हैं, क्योंकि इससे आपको कुछ ना कुछ तो कॉस्ट रिकवर होगी। जो सेल्स स्लो डाउन होगा, उसमें भी आपको ये काम आएगा, आप अपने प्लांट को यूटिलाइज कर पाएंगे जॉब वर्क के द्वारा, ड्राइंग एंड ग्राइंडिंग सर्विसेज के द्वारा, या जो आपका डस्ट या रेजिड्यूज बचा हुआ होता है उसको बेच के भी आप कैश फ्लो को मेंटेन कर पाएंगे। प्राइस स्ट्रेटजीज आपने कंजर्वेटिव रखनी है, मार्जिन कम रखना है, पहले साल में वॉल्यूम ज्यादा रखना है। प्राइस वार को फर्स्ट ईयर में अवॉइड करना है, क्योंकि आपको स्टेबल बायर चाहिए, प्रेडिक्टेबल सेल चाहिए। तो आपने पहले साल में ये फोकस करना चाहिए, मार्जिन कम हो जाए, आपका कैश फ्लो साइकिल घूम जाए। आपको चाहे पावर प्लांट को सेल करना पड़े, चाहे एग्रीगेटर को सेल करना पड़े, आप सेल्स जरूर कीजिएगा, सेल्स को रोकिएगा ना। प्राइस वॉर में उलझना नहीं है, क्योंकि आपका पहले साल का टारगेट ये होना चाहिए कि मार्जिन कम वॉल्यूम ज्यादा, ताकि कैश स्टेबिलिटीज आपकी बन जाए। Now we are moving over the last strategies. 20th strategy, early restructuring readiness. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बिजनेस में स्ट्रेस आने वाला है, कैश चंकेज आने वाले हैं, कैश शॉर्टेज आने वाली है, तो उसका आप पहले ही इंतजाम रखिएगा। अपने बैंकर के साथ, वेंडर के साथ, बायर के साथ एडवांस में बात कर लीजिएगा। बैंकर क्या करेगा, आपकी जो रिपेमेंट को मॉडिफाई कर सकता है, ईएमआई के बर्डन को रिड्यूस कर सकता है। लेकिन अगर आप बैंक के साथ बताएंगे ही नहीं तो बैंकर कैसे करेगा। बैंकर के पास आपके लोन को रिस्ट्रक्चरिंग करने के राइट्स होते हैं, तो आप बैंकर के साथ जरूर डिस्कस कीजिएगा। वेंडर जो हैं उनके साथ डिस्कस कीजिएगा ताकि पेमेंट्स जल्दी आए। जो मेजर बायर्स हैं उनके साथ डिस्कस कीजिएगा ताकि आपकी रिकवरी जल्दी हो। वेंडर को, जो आपके रॉ मटेरियल के सप्लायर है, उनको आप थोड़ा सा क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड कर सकते हैं। बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल टर्म लोन में कन्वर्ट कर दिया जाए, या मोरेटोरियम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाए। ये ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं। अगर आप बताएंगे नहीं बैंकर को, तो फिर आप जो है, आपका डेप्ट डिले होगा, आपका एनपीए में कन्वर्जन हो सकता है। लेकिन अगर आप बैंक के साथ पहले डिस्कशन कर लेंगे, रिस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे, तो बैंकर आपको सपोर्ट देगा। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हमने आपके साथ शेयर की हैं। आई होप ये जो 20 स्ट्रेटजीज हैं आप इनको फॉलो अप करेंगे। इन बायोमास पैलेट बिजनेस, मोस्ट फेलियर आर नॉट टेक्निकल फेलियर्स, दे आर द कैश फ्लो फेलियर्स। टेक्निकली प्लांट बंद नहीं हो रहे हैं, कैश फ्लो की वजह से प्लांट बंद हो रहे हैं। फर्स्ट ईयर सर्वाइवल इज ए फाइनेंशियल गेम, नॉट ए प्रोडक्शन रेस। पहले साल का सर्वाइवल एक फाइनेंशियल गेम है, फाइनेंशियल प्लानिंग्स है। यदि आप इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करके चलेंगे, वी होप आप पहले साल की फाइनेंशियल प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो जरूर इन चीज को फॉलो कीजिएगा। नाउ वी आर मूविंग आवर एंड सेशंस। आप सभी के लिए एक अपडेट है। टाटा पावर ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किए हुए हैं, जो इनका मुद्रा पावर प्लांट गुजरात कच्छ में है। यदि आप बायोमास पैलेट के मैन्युफैक्चरर हैं तो अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जरूर सबमिट कीजिएगा। अगर आप गुजरात स्टेट के आसपास हैं तो बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बायोमास सेक्टर की यहाँ पे है। लास्ट डेट 20 जनवरी 2026 है। नाउ वी आर मूविंग अवर अदर वेबिनार स्पेसिफिक ऑफर। मैंने पहले भी बताया था, आपने बड़े ध्यान से सुना, बड़ा पेशेंस से हमारे साथ कॉपी किया। नाउ द टर्न ऑन योर गिफ्ट। इंडस्ट्रियल डिमांड को कैसे मैनेज करें। पावर प्लांट का अगर ऑर्डर नहीं है तो कहाँ आप सेल करें, क्या मार्केट साइज है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज खरीदती हैं, सीएसआर क्लोज क्या है, कॉर्पोरेट डिमांड क्या है, कैसे आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्या डिमांड है, ऑन साइट एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी के साथ कैसे टाई अप करें, गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल बायर के साथ कैसे टाई अप करें। इसके साथ साथ हमने आपको कैसे अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करना है, ऐसा कंप्लीट सैंपल भी हमने इस बुक में आपके लिए अलाइन किया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की लिस्ट इसमें ऐड की है, सीएसआर कंपनी की लिस्ट इस बुक में है।
आप इन सब से टाई अप करके अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करके अपनी इंडस्ट्रियल डिमांड को अलाइन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है। बायोमास सेक्टर की पहली एक ऐसी बुक हमने लॉन्च की है जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोस्पेक्टिव को कंसर्न दिया गया है। इसके साथ साथ कैसे आप बायोमास पैलेट के टेंडर में पार्टिसिपेट करें, पैलेट्स के टेंडर किस किस टाइप से आते हैं, कौन इनवाइट करता है, किस टाइप से इनवाइट करता है, क्या टेक्निकल एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। अगर आप बायोमास पैलेट बिजनेस में आना चाह रहे हैं, आ चुके हैं, इस बुक को जरूर पढ़िएगा। आप टेंडर मिस नहीं कर पाएंगे, टेंडर की टेक्निकल प्लानिंग को समझ पाएंगे। ये बुक आप जरूर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है।